हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंदर एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी, कॉरपोरेट व्यक्तित्व का सिद्धांत, जिसको हम एकदम व्यवहारिक रूप से और हिंदी भाषा में समझने की, एकदम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉरपोरेट पर्सनैलिटी को, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी को केस लॉस के साथ। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी, कॉरपोरेट व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो कॉरपोरेट व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या होता है? तो कॉरपोरेट व्यक्तित्व का सिद्धांत अगर हम एकदम बिल्कुल ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो कॉरपोरेट व्यक्तित्व का सिद्धांत सीधा सीधा यह बात करता है कि जो एक कंपनी होती है और उसके जो सदस्य होते हैं, दोनों लीगल अलग अलग, उनकी दोनों की स्वतंत्र इकाई होती है, अलग अलग उनकी लीगल पर्सनैलिटी होती है। तो कॉरपोरेट व्यक्तित्व का सिद्धांत यही बात करता है कि जब कोई भी कंपनी बनती है, जैसे कि कोई भी कंपनी बनती है, तो उसके जो सदस्य होते हैं वह कंपनी से अलग होते हैं, उनकी खुद की एक लीगल पर्सनैलिटी होती है सदस्यों की कंपनी के, और कंपनी की भी खुद की एक लीगल एंटिटी होती है। तो कंपनी को बनाते समय, जब कंपनी बनती है उसके बाद जो उनकी कंपनी है और उसके जो सदस्य हैं, दो अलग अलग एंटिटीज बन जाते हैं। तो यही जो अलग होने का एक सिद्धांत है कंपनी और उसके मेंबर्स का, तो यही कॉरपोरेट व्यक्तित्व का सिद्धांत है। तो कॉरपोरेट व्यक्तित्व का सिद्धांत एकदम यही बात करता है कि जो कंपनी होती है वह अपने सदस्य से एकदम अलग, उसकी एक लीगल पर्सनैलिटी होती है, एक लीगल उसकी एंटिटी होती है, खुद की एक, वह स्वतंत्र एक इकाई होती है, इकाई के रूप में कार्य करती है कंपनी। अपने सदस्यों से अलग उसकी खुद की लीगल पर्सनैलिटी होती है कंपनी की। तो यह कॉरपोरेट व्यक्तित्व का सिद्धांत यही बात करता है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि कॉरपोरेट व्यक्तित्व का सिद्धांत यह बताता है कि कानून की नज़र में एक कंपनी अपने सदस्य, मालिकों, शेयरधारकों और निदेशकों से अलग से एक अलग और स्वतंत्र कानूनी इकाई होती है, जिसके अपने अधिकार और दायित्व होते हैं। जो कंपनी होती है उसकी खुद की एक अलग स्वतंत्र इकाई होती है और कंपनी के खुद के अधिकार और दायित्व होते हैं। जैसे कि एक कंपनी संपत्ति खरीद सकती है, अनुबंध कर सकती है और मुकदमा कर सकती है, और यह अपने सदस्यों से अलग सदस्यों के व्यक्तिगत ऋण के लिए उत्तरदायी नहीं होती। जो कंपनी होती है वह अपने सदस्यों के उनके ऋणों के लिए उत्तरदायी नहीं होती है, जिससे शेयरधारकों को सीमित देयता, लिमिटेड लायबिलिटी का लाभ मिलता है कि कंपनी अपने सदस्यों के व्यक्तिगत ऋणों के लिए उत्तरदायी नहीं होती। इसलिए जो शेयरधारक होते हैं उनको लिमिटेड लायबिलिटी का लाभ मिलता है। फिर है कि यह सिद्धांत कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति, एक आर्टिफिशियल पर्सन मानता है, जो शाश्वत उत्तराधिकारी के साथ काम करते। शाश्वत उत्तराधिकारी का मतलब है कि जो कंपनी होती है और जो उसके सदस्य होते हैं, अगर कंपनी के जो सदस्य हैं, जैसे कंपनी का एक सदस्य है
अगर उसकी जैसे मृत्यु हो जाती है या उसकी दिवालियापन हो जाता है या वह कंपनी को छोड़ के चला जाता है, तो इससे कंपनी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो शाश्वत उत्तराधिकारी के साथ काम करती है, एक कंपनी शाश्वत उत्तराधिकारी के साथ काम करती है। फिर हम देख लेते हैं एक केस लॉ, सालोमन वर्सेस ए सालोमन, सालोमन वर्सेस ए सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 AC AC 22 हाउस ऑफ लॉर्ड्स UK। तो इसको हम समझ लेते हैं इस केस लॉ को। तो इस केस लॉ में बताया गया था, इस केस लॉ में बताया गया था कि मिस्टर ए सालोमन नाम का एक व्यक्ति था, मिस्टर ए सालोमन नाम का एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, ठीक है, जो एक बिजनेसमैन था और उसका बिजनेस क्या था, लेदर एंड शूज़ का उसका एक बिजनेस था, लेदर एंड शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का उसका एक बिजनेस था। तो उसने क्या किया कि उसने किया ये कि जो उसने सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। तो मिस्टर एरन सालोमन ने एक कंपनी बनाई, किस नाम से, सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड के नाम से उसने एक कंपनी बनाई। और उस कंपनी को अपना बिजनेस, जो उसने कंपनी बनाई तो उसी कंपनी को अपना बिजनेस उसी कंपनी को अपना बिजनेस 30,000 पाउंड्स में बेच दिया। 30,000 पाउंड्स में अपना बिजनेस किसको बेच दिया, इस कंपनी को, ए सालोमन लिमिटेड को अपना बिजनेस 30,000 रुपये में 30,000 पाउंड्स में बेच दिया। तो अब इस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल था इस कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल था 40,000 शेयर्स का, और हर शेयर्स की वैल्यू थी 1 पाउंड। जो इस कंपनी का टोटल शेयर्स कितना था, 40,000 का, और हर शेयर की वैल्यू कितनी थी, 1 पाउंड की। फिर है कि कंपनी का मेमोरेंडम, तो कंपनी का मेमोरेंडम जो एक दस्तावेज होता है, कानूनी लीगली दस्तावेज होता है, तो इस कंपनी का जो MOA था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, उसके टोटल 7 सब्सक्राइबर थे। कंपनी के मेमोरेंडम में क्या मेंशन था कि इसके 7 सब्सक्राइबर हैं। कौन कौन है, तो इसमें है सालोमन खुद, उसकी वाइफ, उसका एक बेटा और उसकी एक बेटी और उसके 4 बेटे थे। उस सालोमन खुद, उसकी वाइफ, उसका एक बेटी और उसके 4 बेटे थे। 7 सब्सक्राइबर थे जो कंपनी के। फिर है कि बाकी के पास, जो सालोमन को छोड़ के बाकी जो इसके सदस्य थे, तो बाकी सब के पास एक एक शेयर्स थे, और सालोमन जो था उसके पास 20 शेयर्स थे। सबके पास एक एक शेयर्स थे, लेकिन सालोमन के पास 20 शेयर्स थे, और उसके पास 10,000 डिबेंचर्स थे। सालोमन के पास 20,000 शेयर्स थे और 10,000 के डिबेंचर्स थे उसके पास। तो अब 1 साल बाद यह कंपनी लिक्विडेट में चली जाती है, यह कंपनी लॉस में चली जाती है, ठीक है।
1 साल बाद क्या होता है कि यह कंपनी लॉस में चली जाती है। जब कंपनी एसेट्स और लायबिलिटीज देखते हैं कंपनी की, तो कंपनी के टोटल शेयर जो टोटल उसके एसेट्स थे वो थे 6,000 पाउंड्स और 17,000 की लायबिलिटीज थी उसके ऊपर। कंपनी के कितने बचे थे? 6,000 पाउंड। उसकी लायबिलिटीज कितनी थी? 17,000 की। तो 17,000 का डिविडेंड क्या था? 17,000 का डिविडेंड क्या कि 17,000 का डिविडेंड क्या था कि 10,000 सालोमन को देने थे और 7,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने थे। ये उसका डिविडेंड था। 17,000 रुपये कंपनी के पास बचे थे, जिसमें से उसने 10,000 सालोमन को देने थे और 7,000 उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने थे। तो इस केस में मेन इशू क्या आया? तो इस केस में इसका जो मेन इशू था, तो इसका मेन इशू क्या था कि कंपनी के पास तो 6,000 पाउंड से फंड लिमिटेड बचे थे, तो वह पहले किसे पे करे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को या सालोमन को? तो यही मेन इशू था कि वह पहले किसे पे करे। तो कि अगर एक ही फैमिली पूरे बिजनेस को मैनेज या कंट्रोल कर रही है, तो क्या उस फैमिली की और बिजनेस की जो आइडेंटिटी है तो वो सेम रहेगी या सेपरेट रहेगी? यह भी एक इशू था। ठीक है। फिर इसी पॉइंट को इशू बनाते हुए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कहना था कि पहले पैसे मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनी है इसका खुद का कोई सेपरेट या इंडिपेंडेंट उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये जो कंपनी है ये सालोमन की एक एजेंट है, इसलिए पहले पैसे मुझे मिलने चाहिए। यह कौन कहता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर कोर्ट का फैसला क्या था कि कोर्ट ने यह फैसला दिया, कोर्ट ने कहा कि इनकॉर्पोरेशन के समय जो कंपनी है ये एक इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन बन जाती है। इनकॉर्पोरेशन के समय जो कंपनी है वो एक लीगल पर्सन बन जाती है, इंडिपेंडेंट। और सालोमन को एक डिबेंचर होल्डर होने के नाते सिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर प्रायोरिटी मिली, तो पहले पैसे सालोमन को मिलने चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि जो सालोमन है वह कंपनी का डिबेंचर होल्डर होने के नाते उसका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर उसका दायित्व बनता है, तो पहले पैसे सालोमन को मिलने चाहिए। तो इस केस में यही कहा गया था। ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। इसके मुख्य बिंदु को देख लेते हैं हम कि इसके मुख्य बिंदु हैं 5 प्रकार के, जिसमें है पृथक कानूनी अस्तित्व। इसका मतलब है कि कंपनी का खुद का एक अलग उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी खुद की एक अलग पर्सनालिटी होती है, उसका खुद का अलग वह पर्सनालिटी होती है कंपनी। तो इसको पढ़ लेते हैं कि पृथक कानूनी अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है। सदस्यों के बदलने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है पृथक कानूनी अस्तित्व।
कि उसकी खुद की एक लीगल पर्सनैलिटी होती है और उसके सदस्य के बदलने पर कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है सीमित देयता की कंपनी की कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं कंपनी की खुद की एक। तो शेयर धारकों की देनदारी उनके द्वारा निवेश की गई राशि तक सीमित होती है। वे कंपनी के कर्ज के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते। तो कंपनी की खुद का एक अलग पर्सनैलिटी होती है और उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है और उसके बाहर वह नहीं जा सकती। ये फिर है संपत्ति का स्वामित्व। तो संपत्ति का स्वामित्व है कि जो एक कंपनी होती है, जो एक कंपनी होती है वह संपत्ति को खरीद सकती है, संपत्ति को बेच सकती है और संपत्ति पर अधिकार कर सकती है। तो कंपनी के पास संपत्ति का स्वामित्व होता है, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, कि कंपनी अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है और उस पर अधिकार कर सकती है। तो यही है संपत्ति का स्वामित्व। फिर है मुकदमा करने और मुकदमा झेलने की क्षमता। तो जो एक कंपनी होती है तो वह दूसरों पर मुकदमा कर सकती है और दूसरे भी उस पर मुकदमा कर सकते हैं। तो पावर टू स्यू एंड बी स्यूड, कि कंपनी अपने नाम से कानूनी कार्यवाही कर सकती है और उस पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तो ये है मुकदमा करने और मुकदमा झेलने की क्षमता। फिर है शाश्वत उत्तराधिकारी, वही जो अपन पहले समझ चुके हैं। परपेचुअल सक्सेशन, की सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन या बदलाव के बावजूद कंपनी का अस्तित्व जारी रहता है। तो ये 5 इसके मुख्य बिंदु हैं। फिर इस सिद्धांत के अपन प्रकार देख लेते हैं। तो इस सिद्धांत के 5 प्रकार हैं, जिसमें है काल्पनिक सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, रियायत सिद्धांत, ब्रैकेट सिद्धांत और जीव सिद्धांत। तो इसके 5 प्रकार के सिद्धांत हैं। इसके 5 प्रकार के सिद्धांत हैं, तो इसको जानते हैं हम एक एक करके। पहला है काल्पनिक सिद्धांत, फिक्शन थ्योरी। तो फिक्शन थ्योरी को एकदम व्यवहारिक रूप से समझने की कोशिश करें तो फिक्शन थ्योरी क्या बात करती है? तो फिक्शन थ्योरी सीधे सीधे यह बात करती है कि जो कंपनी होती है तो वह कानून की एक कल्पना है कि कानून ने सिर्फ ऐसा मान लिया है कि हाँ यह कंपनी है, बाकी उसकी खुद की कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं होती। वह एक मानव की तरह उसकी खुद की एक व्यक्तित्व नहीं होता। वह केवल कानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति मान ली गई है, बाकी उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह कौन कहता है? यह कहता है काल्पनिक सिद्धांत, जिसके समर्थक हैं अपनी सैविग्नी द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है और इसके समर्थक है सैलमन एंड हॉलैंड। तो इस सिद्धांत को पढ़ लेते हैं कि यह सिद्धांत मानता है कि कंपनी केवल कानून की कल्पना है। जो कंपनी है केवल कानून की कल्पना है, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ठीक है। फिर
इसे केवल कानूनी उद्देश्य के लिए व्यक्ति माना जाता है, ना कि मानव की तरह। तो जो कंपनी होती है तो वह केवल कानून के द्वारा एक व्यक्ति मान लिया गया, बाकी वह खुद की उसकी कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं होती है। तो यह सिद्धांत यही बात करता है। फिर हम देख लेते हैं आगे। दूसरा है यथार्थवादी सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत सीधा सीधा यह बात करता है कि यथार्थवादी सिद्धांत एक तो है कि यह काल्पनिक सिद्धांत के एकदम विपरीत है। यथार्थवादी सिद्धांत काल्पनिक सिद्धांत के एकदम विपरीत बात करता है। यथार्थवादी सिद्धांत यह बात करता है कि जो कंपनी होती है तो उसकी खुद की एक लीगल पर्सनैलिटी होती है, कि यह मानता है कि कंपनी एक वास्तविक इकाई है, एक वास्तविक जीवित इकाई है, ना कि केवल एक कल्पना। तो जो कंपनी होती है इसका खुद का एक स्वतंत्र इसका अस्तित्व होता है, कलेक्टिव विल होती है इसकी खुद की एक, यह कहता है यथार्थवादी सिद्धांत। तो इसको पढ़ लेते हैं। तो इसके न्यायविद हैं ऑटो वॉन गिरके, जर्मन न्यायविद हैं ये। इंग्लैंड में सर फ्रेडरिक मैटलैंड द्वारा समर्थित है यह सिद्धांत। फिर इसका सार देख लेते हैं। जो यथार्थवादी सिद्धांत का जो सार है वह है कि कंपनी या निगम एक वास्तविक इकाई है जिसकी वास्तविक इच्छा और अस्तित्व है। फिर व्याख्या है इसकी, जिस प्रकार एक परिवार या गांव अपने सदस्यों से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है, उसी प्रकार एक निगम भी वास्तविक सामाजिक संस्था के रूप में अस्तित्व में रहता है। कानून केवल पूर्व अस्तित्व वाली वास्तविकता को मान्यता देता है और उसे नियंत्रित करता है। उदाहरण है इसका ONGC या टाटा स्टील लिमिटेड की अपनी पहचान। संपत्ति और संचालन अपने शेयरधारकों से स्वतंत्र है। अगर सभी शेयरधारक बदल भी जाएं तो भी कंपनी चलती रहती है। तो यथार्थवादी सिद्धांत सीधा सीधा यह कहता है कि कंपनी की खुद की एक लीगल पर्सनैलिटी होती है, और वह एक स्वतंत्र इकाई होती है उसकी, ना कि केवल यह एक कल्पना है। तो यह कहता है यथार्थवादी सिद्धांत। फिर अगला अपन देख लेते हैं। अगला है रियायत सिद्धांत, कंजेशन थ्योरी। तो कंजेशन थ्योरी को हम व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करें तो कंजेशन थ्योरी यही है कि जो कंपनी होती है, तो कंजेशन थ्योरी क्या बात करता है, तो कंजेशन थ्योरी सीधा सीधा यही बात करता है कि जो कंपनी होती है तो वो राज्य के अस्तित्व के बिना किसी भी कंपनी का निगमन करना असंभव है। जब तक राज्य उसे मान्यता नहीं देगा तो हम किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं कर सकते। तो यह कहता है रियायत सिद्धांत। तो रियायत सिद्धांत को हम पढ़ लेते हैं कि इसमें न्यायविद है महाद्वीपीय यूरोप में विकसित अधिरक्तताओं में
सेविग्नी, डाइसी, साल्मन शामिल है। इस सिद्धांत का सार है कि एक निगम का अस्तित्व केवल इसलिए होता है क्योंकि राज्य उसे मान्यता या रियायत देता है। तो निगम का अस्तित्व क्यों होता है? तो निगम का अस्तित्व इसलिए होता है क्योंकि राज्य उसे मान्यता देता है। राज्य की स्वीकृति के बिना कोई भी समूह कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का दावा नहीं कर सकता। वही बात कि राज्य की स्वीकृति के बिना कोई भी कॉर्पोरेट का दावा नहीं कर सकता। कोई भी कंपनी या निगम कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का दावा नहीं कर सकता राज्य की स्वीकृति के बिना। फिर है व्याख्या इसकी कि कॉर्पोरेट व्यक्तित्व लोगों के समूहों में अंतर्निहित नहीं होता। लोगों के समूह में अंतर्निहित नहीं होता, बल्कि इसे निगमन, इनकॉर्पोरेशन, चार्टर या कानून के माध्यम से संप्रभु प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यही है रियायत सिद्धांत, जो क्या बात करता है, जो यह बात करता है कि कंपनी का अस्तित्व राज्य के द्वारा ही होता है और राज्य की मान्यता के बिना कोई भी कंपनी का अस्तित्व नहीं हो सकता। कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का दावा नहीं कर सकता। यह कहता है रियायत सिद्धांत। इसमें केस लॉ है एक चार्टर्ड बैंक वर्सेस बॉम्बे राज्य, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट 634। फिर आगे देख लेते हैं हम। तो यह केस रियायत सिद्धांत का दावा करता है। फिर है आगे है फोर्थ, ब्रैकेट सिद्धांत या प्रतीक सिद्धांत। तो ब्रैकेट सिद्धांत क्या बात करता है? तो ब्रैकेट सिद्धांत यह बात करता है कि जो एक कंपनी होती है, यह सिद्धांत मानता है कि कंपनी के पीछे केवल मनुष्य ही होता है, केवल मनुष्य ही होता है जो कंपनी को चलाता है। ठीक है, तो जो कंपनी होती है केवल एक ब्रैकेट या प्रतीक होती है, बाकी उसका वास्तविक मालिक तो वह सदस्य ही होते हैं। वह कंपनी जो होती है वह केवल एक प्रतीक होती है जिसके माध्यम से सदस्य के हितों को कानून से प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट सिद्धांत बात करता है कि जो कंपनी होती है वह केवल एक प्रतीक होती है, बाकी वास्तविक उसका जो है वो सदस्य होता है। कंपनी के पीछे सदस्य ही होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, जो कंपनी होती है वह सिर्फ एक पर्दा है, बाकी उसका वास्तविक सदस्य, उनका मालिक वह व्यक्ति ही होते हैं। फिर है इसको पढ़ लेते हैं। वकील है इसमें रूफोल्ड वॉन एहरिंग। सार है इसका कि कॉर्पोरेट व्यक्तित्व एक कानूनी उपकरण, एक ब्रैकेट है जो हमें अधिकार और कर्तव्य को निगम के सदस्यों के बजाय निगम का मानने की अनुमति देता है कि जो कॉर्पोरेट व्यक्तित्व है वह एक कानूनी, एक ब्रैकेट है जो हमें अधिकार और कर्तव्य को कंपनी के सदस्यों के बजाय कंपनी का मानने की अनुमति देता है। लेकिन अंततः यह अधिकार और कर्तव्य कंपनी के पीछे के व्यक्तियों के होते हैं। जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं वह कंपनी के सदस्यों के होते हैं। ठीक है, फिर व्याख्या है कि कॉर्पोरेट पर्दा एक ब्रैकेट है
कॉरपोरेट या पर्दा एक ब्रैकेट है, बाकी उसका वास्तविक तो सदस्य होते हैं। अदालतें इस ब्रैकेट को हटाकर, कॉरपोरेट पर्दा हटाकर असली जिम्मेदारी लोगों को देख सकती हैं। पर्दा हटाकर लोगों की जिम्मेदारी को देख सकती हैं। उदाहरण है, एक कंपनी के पास संपत्ति हो सकती है, लेकिन वास्तव में शेयरधारकों को अंतिम लाभ मिलता है। कि एक कंपनी है, उसके पास संपत्ति तो है, लेकिन उसका वास्तविक लाभ उसके सदस्यों को मिलेगा। तो किसी भी कंपनी के पीछे केवल सदस्य ही होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, तो यह कहता है ब्रैकेट सिद्धांत। फिर आगे है जीव सिद्धांत। तो जीव सिद्धांत क्या होता है? तो जीव सिद्धांत होता है यह कि जीव सिद्धांत एक जीवित जीव है। जीव सिद्धांत क्या बात करता है कि जो कंपनी है तो वो एक जीवित जीव है, जिसमें निदेशकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के लाभ के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या है? एक जीव है जिसमें कंपनी के सदस्यों के लाभ के लिए कार्य किया जाता है। यह कहता है जीव सिद्धांत। इसको पढ़ लेते हैं। विधिवेत्ता ऑटो वॉन गीक्रे वास्तविक इकाई सिद्धांत से भी जुड़े हुए। सार है कि एक कंपनी या निगम एक जीवित जीव की तरह है, जिसमें विभिन्न अंग जैसे निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी संग्रह के लिए, लाभ के लिए कार्य करते हैं। तो कंपनी एक जीवित जीव है जिसमें विभिन्न उसके अंग हैं, जैसे निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी, जो संग्रह के लाभ के लिए कार्य करते हैं। फिर है व्याख्या कि जिस प्रकार एक शरीर में मस्तिष्क, हाथ और पैर होते हैं, उसी प्रकार एक कंपनी या निगम में बोर्ड, शेयरधारक, कर्मचारी के साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो यह सिद्धांत यह भी कहता है कि जिस प्रकार एक शरीर में मस्तिष्क, हाथ, पैर होते हैं, उसी प्रकार एक निगम में बोर्ड, शेयरधारक और कर्मचारी होते हैं जो मिलकर कार्य करते हैं। फिर है इसका उदाहरण है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जहां शेयरधारक, बोर्ड और कर्मचारी एक ही जीवित इकाई के अंग के रूप में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये है जीव सिद्धांत, जो क्या बात करता है? जो यह बात करता है कि जो कंपनी होती है वह एक जीवित जीव है, जिसमें सभी सदस्य एक साथ मिलकर लाभ के लिए कार्य करते हैं। तो यह जीव सिद्धांत। फिर इसके 5 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका देख लेते हैं हम कंक्लूजन। तो इसका निष्कर्ष में यही है कि कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है, तो वह यह बताता है कि जो कंपनी है और उसके सदस्य हैं, वो दोनों एक अलग अलग, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यह कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का सिद्धांत यही बताता है। फिर इसके हमने 5 बिंदु देखे हैं, जिसमें हमने पढ़ा है पृथक कानूनी अस्तित्व को, और हमने पढ़ा है
शाश्वत उत्तराधिकारी को, और हमने पढ़ा है कंपनी के टाइप्स को, सिद्धांत के प्रकारों को हमने पढ़ा है पहले। काल्पनिक सिद्धांत को, जो काल्पनिक सिद्धांत क्या बात करता है, काल्पनिक सिद्धांत यही बात करता है कि जो कानून है, कानून द्वारा ही कंपनी को एक व्यक्ति माना गया है, कि कानून ने यह कल्पना की है कि हाँ यह कंपनी है, बाकी उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह कहता है काल्पनिक सिद्धांत। फिर दूसरे में हमने पढ़ा यथार्थवादी सिद्धांत, जो यह बात करता है कि कंपनी का एक वास्तविक अस्तित्व होता है, उसकी खुद की एक लीगल एंटिटी होती है, यह कहता है यथार्थवादी सिद्धांत। फिर है रियायत सिद्धांत। तो रियायत सिद्धांत क्या बात करता है, रियायत सिद्धांत यही बात करता है कि कंपनी का अस्तित्व है तो वो राज्य के द्वारा है, राज्य की मान्यता के बिना किसी भी कंपनी का हम इनकॉर्पोरेशन नहीं कर सकते, यह कहता है रियायत सिद्धांत। फिर है ब्रैकेट सिद्धांत। ब्रैकेट सिद्धांत क्या है, तो ब्रैकेट सिद्धांत यही है कि कि जो कंपनी होती है तो उसके पीछे वह व्यक्ति ही होते हैं, उसके सदस्य ही होते हैं जो उस कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। कि निगम केवल उसमें एक ब्रैकेट के रूप में कार्य करता है, बाकी उसके मेन जो उसकी जो अस्तित्व है वह उसका पर्सन ही होते हैं, वह उसके पर्सन ही होते हैं। फिर है जीव सिद्धांत। तो जीव सिद्धांत क्या कहता है, तो जीव सिद्धांत यह कहता है कि कंपनी एक जीवित जीव है जिसके विभिन्न अंग होते हैं, जैसे निदेशक, कर्मचारी, बोर्ड और शेयर धारक, जो कंपनी के लाभ के लिए कार्य करते हैं। तो जीव सिद्धांत यही कहता है। तो यही है निष्कर्ष इसका, आप इसको पढ़ लेना, बाकी निष्कर्ष में तो यही है। फिर आज की वीडियो यही समाप्त होती है। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर करना, और बाकी आप लोग बताना कि कंपनी से संबंधित और जो वीडियोस हैं तो आपको कौन सा वीडियो चाहिए, आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।